नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत भारत के संविधान के टॉपिक में हम संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत 1853 का चार्टर एक्ट अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम चार्टर एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अंतिम चार्टर एक्ट। अंतिम चार्टर एक्ट किसको कहते हैं? 1853 के चार्टर एक्ट। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट किसको कहते हैं? 1793 के चार्टर एक्ट को फर्स्ट चार्टर एक्ट कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पहला एक्ट पारित किया गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन उसमें चार्टर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चार्टर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1793 के एक्ट से प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसको फर्स्ट चार्टर एक्ट कहते हैं। उसके बाद अंतिम बार चार्टर शब्द का प्रयोग हुआ है 1853 के चार्टर एक्ट में। बात समझ में आ गया? क्लियर कट आप लोगों को? हाँ तो ठीक। हाँ तो बोला करो बीच बीच में, समझ में आ रहा है? हुकारू देना बहुत जरूरी है। तो 1853 का चार्टर एक्ट जो है क्या कहलाता है? अंतिम चार्टर एक्ट कहलाता है, क्योंकि चार्टर शब्द इसके बाद समाप्त हो गई। दूसरी विशेषता है इसमें, कंपनी की अधिकारों को बढ़ाने के लिए कोई समय अवधि नहीं दिया है। इसमें क्या नहीं दिया है? समय अवधि का प्रावधान नहीं है, टाइम टेबल नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश संसद जो है कभी भी कंपनी के अधिकार को समाप्त करके सत्ता अपने हाथ में ले सकती। इस बात में साफ संकेत हो गया था कि समय अवधि नहीं देने की वजह का कारण क्या है? किसी भी समय कंपनी के अधिकारों को समाप्त करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त करके ब्रिटिश संसद जो है भारत का शासन और प्रशासन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अब इसके पीछे कारण है क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार बढ़ गया था। भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार पूरा फैल चुका था। लगभग भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार हो गई थी। तो ऐसे कंडीशन में यह सामने बात आ रही थी कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है जो सत्ता को संभालने में नाकाम हो रही थी, और इनकी सूचना लगातार जो है मद्रास और बंबई अन्य प्रेसिडेंसी जो है आवेदन करते थे ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद में भी कई बार मांग उठा था कि अब कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो स्थिति है वो सम्मानजनक नहीं है, बहुत लेट लतीफी से कार्य होता है, इसलिए इनको समाप्त किया जाना चाहिए। आवेदन कहां से पहुंच गया था? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी से भी पहुंच गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसलिए इस एक्ट के माध्यम से एक बात यहां पर समय अवधि नहीं दिया है। समय का जो अवधि है उसको यहां नहीं दिया है। किसकी समय अवधि नहीं दिया है? कंपनी के जो कार्यों का, उनके अधिकारों के लिए कोई विशेष समय अवधि नहीं दिया है, क्योंकि समय अवधि देता तो फंस जाता, क्योंकि उस बीच में फिर परिवर्तन करना मुश्किल हो जाती है। तो ये दो बातें थी। अब देखते हैं कंपनी के नियंत्रण किस प्रकार से इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण में बदलाव किया गया। कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो कंपनी को कंट्रोल करने वाली दो संस्था थी। एक को कहते हैं COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। और दूसरा बॉडी था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। दूसरी संस्था का क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 6। क्लियर है? ये एक्ट पारित होने से पहले। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या बदलाव किया गया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें सदस्यों की संख्या 24 थी, उनकी संख्या को घटाकर कितनी कर दी गई? 18। अर्थात 6 लोगों को यहां से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया। और एक बड़ी बात है, इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। ब्रिटिश संसद जो है इन 6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। किसके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। 24 सदस्य थे। पहले इनका नियुक्ति किसके द्वारा होता था? जो कंपनी के जो प्रोपराइटर होते थे, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते थे कंपनी के प्रोपराइटर, वही लोग जो है ये निदेशक मंडल के सदस्यों का नियुक्ति करते थे। अब
क्या किया गया, नियुक्ति का अधिकार में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। एक तो 6 सदस्यों को कमी कर दिया गया। दूसरी बात यहां पर क्या किया गया, जिनके जो 6 सदस्य है, 18 में से 6 सदस्य की नियुक्ति अब कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी। तो ये हुआ कंपनी के नियंत्रण में बदलाव। अब हम आगे देखते हैं इसी के अंतर्गत, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एक और कार्य सौंपा गया। जो COD है उनको कौन सा कार्य सौंपा गया, अब कंपनी का शासन और प्रशासन क्षेत्र का एरिया बढ़ रहा है, इसलिए जो कंपनी के निदेशक मंडल है, गवर्निंग बॉडी है, वो क्या कर सकते हैं, नए प्रेसिडेंसी का गठन कर सकता है, नया प्रेसिडेंसी बना सकता है। प्रेसिडेंसी मतलब जो है नया प्रांत का गठन कर सकता है। एक प्रकार का प्रांत है, एक क्षेत्र है जहां पर गवर्नर के अधीन कर दी जाती थी। तो नए प्रेसिडेंसी का गठन करने का अधिकार किसको दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब हम आगे देखेंगे दूसरा बिंदु, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में इस एक्ट के माध्यम से क्या बदलाव आया। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र के अंतर्गत बदलाव में नए प्रेसिडेंसी का गठन। इस समय इस 8 से पहले 2 प्रेसिडेंसी था। एक प्रेसिडेंसी का नाम क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी, पहला कौन सा है, और दूसरा प्रेसिडेंसी क्या था, बंबई प्रेसिडेंसी। 2 प्रेसिडेंसी थे और दोनों किसके अधीन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। इसके बाद पुनः बंगाल प्रेसिडेंसी को पुनर्जीवित किया गया, एक और प्रेसिडेंसी बना दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी। पहले तो था ये बंगाल प्रेसिडेंसी, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, तो इसकी रोल खत्म हो गई थी, वो कन्वर्ट हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। अब नए प्रेसिडेंसी बना फिर से, और इसको जो अधीन कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन, किसके अधीन कर दिया गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के अधीन कर दी गई। ठीक, अब इसको संचालित करने वाले गवर्नर थे, बंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये संचालित करते थे अलग अलग प्रेसिडेंसी के। प्रेसिडेंसियों के गठन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव के अंतर्गत हम दूसरी प्रमुख बात को देखते हैं, वह है खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन इस एक्ट के माध्यम से किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी और कर्मचारी की भर्ती होगा, वो नामजात के सिद्धांत या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे, अब वो समाप्त हो गया, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से अब कर्मचारियों अधिकारियों का चयन होगा। सिविल सर्विस के जो चयन परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों की अब क्या होगी, चयन होगा। इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातें थे, तो पहला है, पहली बार भारतीय जो है परीक्षा के माध्यम से, सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। भारतीयों को भी क्या मिला, अधिकार मिला। इस खुली प्रतियोगिता में भारतीय लोगों को भी क्या मिला, अधिकार मिला कि वो परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, और अपीयर के माध्यम, चयन के माध्यम से वो कंपनी के अधिकारी बन सकते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो नामजात का सिद्धांत है, नामजात का सिद्धांत। नामजात का सिद्धांत क्या है, तो नामजात का सिद्धांत का मतलब है सीधा सीधा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कर्मचारी को नियुक्त कर देता था अपने मन से, उनके जो सदस्य नियुक्त कर देते थे, किसी को नामजात कर देते थे, उसको हम नामजात का सिद्धांत। तो अब नामजात का सिद्धांत इस एक्ट के पारित होने के बाद समाप्त हो गया, क्योंकि हम तो अब कंपनी को ये अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब तो खुली प्रतियोगी परीक्षा होगा, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के चयन के लिए कंपटीशन एग्जाम होगी, तो अब नामजात का सिद्धांत का क्या रोल, समाप्त। ठीक, तीसरी बात है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी के अधिकारियों को नियुक्ति करता था, तो नियुक्ति का अधिकार उनसे छीन लिया गया, नियुक्ति की अधिकार अब क्या हो गया, समाप्त हो गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति का अधिकार इस एक्ट के माध्यम से क्या हो गई, समाप्त हो गई। चौथा बिंदु है खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए एक समिति गठन किया गया,
1854 में, और जिनका अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को इस खुली प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन सिविल सर्विस परीक्षा के आयोजन के लिए किस प्रकार से होगा, एक कमेटी गठन किया गया, जिनका अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले। ये प्रमुख बात थी। अब इसमें जो नियुक्ति होती है, अब दो प्रकार से नियुक्तियां होती है। एक है कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। तो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस के अंतर्गत जो इंपीरियल सिविल सर्विस कहलाता है, जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों का या उच्च पदों का, इसके माध्यम से उच्च पदों की नियुक्ति होती थी। अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस के अंतर्गत लोअर पदों की नियुक्ति होती थी। तो उच्च पदों के लिए अब सिविल सर्विस की परीक्षा का आयोजन होगा। जो इंपीरियल जो सर्विस है, इंपीरियल सिविल सर्विस है, जिसमें उच्च अधिकारियों का नियुक्ति होगा, उसके लिए चयन परीक्षा का आयोजन होगी, आईसीएस की परीक्षा होगी भविष्य में, ये प्रावधान था। अब हम आगे देखते हैं केंद्रीय विधायिका में क्या बदलाव आया इस एक्ट के माध्यम से। सेंट्रल लेजिस्लेटर में क्या बदलाव आया? तो इस एक्ट के पारित होने से पहले केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उनके परिषद ही शामिल होते थे, और उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो केंद्रीय स्तर पर क्या बना सके? कानून बना सके। अब इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विधायिका में जो गवर्नर जनरल काउंसिलिंग और उनके परिषद के अलावा 6 सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो 6 नए जो सदस्य बने वो लेजिस्लेटर है। लेजिस्लेटर 6 सदस्य यहां पर जोड़ दिया गया केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत। कितने सदस्य की? 6। और इसके अंतर्गत कितने सदस्य थे पहले से? 6। तो 6 और 6 मिलाकर के कुल कितने सदस्य हो गए? अब केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत 12 सदस्य हो गया। तो 12 सदस्य मिलकर के भारत विधान परिषद का गठन हो गया। भारत में क्या हो गया? विधान परिषद का गठन हो गया। अब इस विधान परिषद को हम क्या कह सकते हैं? लघु संसद कह सकते हैं। तो एक प्रकार से जो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हम मान सकते हैं, इस एक्ट के माध्यम से लघु संसद का निर्माण हो रहा है, भारतीय विधान परिषद का निर्माण हो रहा है, क्योंकि 6 लोग जो लेजिस्लेटर के रूप में इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विधायिका में जुड़ गया, और जुड़ने के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटर मिलाकर के क्या कहलाने लग गए? भारत विधान परिषद या विधान परिषद। जब विधि बनेगा, जब विधायिका का कार्य करेंगे, तो ये 12 लोग शामिल होंगे। अब इस एक्ट के माध्यम से दो बातें होगी। कंपनी के जो कार्य है उनको बंटवारा कर दिया गया। एक कहलाएगा प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य कौन करेगा? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद 6 सदस्य लोग करेंगे। अब दूसरा कार्य है विधायिका। विधायिका विधायी कार्य। तो विधायी कार्य कौन करेंगे? तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग और जो लेजिस्लेटर 6 लोग जोड़े हैं, वो 12 सदस्य मिलकर के क्या करेंगे? विधायी कार्य। और प्रशासनिक कार्य को कौन लोग देखेंगे? 6। तो इस प्रकार से कंपनी के जो कार्य है, केंद्रीय विधायिका के जो है कार्य है, उसमें क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी जो केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नर जनरल और उसके परिषद जो है क्या करेंगे? प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे। और विधायी कार्य जब करना रहेगा, तो गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य और जो नए लेजिस्लेटर लोग को जोड़ा गया है, वो मिल जाएगा, भारतीय विधान परिषद में बदल जाएगी, एक लघु संसद में बदल जाएगी। तब वह क्या करेगी? विधायिका का कार्य करेगी। विधायिका का कार्य करेगी तो टोटल 12 सदस्य होंगे, और प्रशासनिक कार्य को अंजाम देंगे तो 6 सदस्य अलग हो जाएंगे। और ये 6 सदस्य कौन है? गवर्नर जनरल और उनके परिषद, कार्यकारिणी परिषद, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल एक और उनके 4 सदस्य और एक कमांडर ऑफ चीफ, ये 6 सदस्यों के एक पैनल है, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाता है। पहले ये एक्ट पारित नहीं हुआ था, तो यही काउंसिल जो है केंद्रीय विधायिका का काम
करते थे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद आते थे, जिनमें केवल 6 सदस्य थे और यही सदस्य जो है सेंट्रल लेवल का कानून बनाने का काम करते थे। अब इस एक्ट के माध्यम से नया प्रावधान क्या क्या है, लेजिस्लेटर के रूप में 6 नए सदस्यों को जोड़ दिया गया। अब 6 सदस्य नए इसमें जुड़े, तब यह विधान परिषद का शकल ले लिया, केंद्रीय विधान परिषद एक लघु संसद बन गई। तो 12 सदस्य हो गए। तो इस प्रकार से जो कंपनी के जो केंद्रीय विधायिका है, उनका जो कार्य है दो भागों में बट गए, एक प्रशासनिक कार्य और दूसरा है विधायी कार्य। विधायी प्रशासनिक कार्य जब होगा तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें गवर्नर जनरल उसकी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है, वो कार्य करेगा। लेकिन जब उसको विधायी कार्य करना पड़ेगा तो ये 6 लोग, और ये 6 लोग मिलकर के 12 लोग विधायी कार्य को अंजाम देंगे। आगे हम देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट पारित होने के बाद प्रांतीय विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो किसी भी प्रकार के प्रांतीय विधायिका के जो प्रावधान है उसमें बदलाव नहीं किया गया। पूर्ववत इनको विधि बनाने के अधिकार से वंचित रखा गया है। प्रांतीय विधायिका, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर जो है, किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकते, किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। क्या है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये पूर्ववत जो एक्ट आया है उनके माध्यम से ये तय हुआ है। तो इस बार के एक्ट में इनसे संबंधित कोई बदलाव नहीं है, यथावत जो पहले जो प्रावधान था वही प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है, बदलाव नहीं आया। कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, तो केंद्रीय विधायिका के पास था। प्रांतीय विधायिका, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। दूसरा देखते हैं हम राजस्व, रेवेन्यू। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने के बाद जो कमर्शियल जो रेवेन्यू है वो समाप्त हो चुकी थी। तो इनके पास दो रेवेन्यू का स्रोत था पूर्ववत, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। एक है साल्ट टैक्स, नमक कर। नमक कर से इनको बहुत अधिक आय प्राप्त होता था, उस समय नमक कर बहुत अधिक थी। और दूसरा जो टैक्स था वो ब्रिटिश प्रांत से प्राप्त राजस्व था, कंपनी के राजस्व ब्रिटिश क्षेत्र में, ब्रिटिश क्षेत्र जो क्षेत्र वहां से जो राजस्व प्राप्त होता था, भू राजस्व वगैरह राजस्व, वही जो है मुख्य राजस्व थी इनकी रेवेन्यू की स्रोत। और दूसरा है साल्ट टैक्स। साल्ट टैक्स और ब्रिटिश कंपनी राजस्व जो भारतीय भूभाग क्षेत्र पर वसूलते थे, ये दो से स्रोत थे रेवेन्यू के, राजस्व के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो अंतिम पॉइंट इस एक्ट के माध्यम से, विधि सदस्य। विधि सदस्य को पूर्णकालीन मेंबर बना दिया गया। इससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट में चौथा सदस्य जोड़ा गया था गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल में, जिसको हम विधि सदस्य कहते हैं। और विधि सदस्य को किसी भी प्रकार का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था, केवल एक सलाहकार सदस्य के रूप में जुड़ा था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं थी। अब इस एक्ट के माध्यम से बदलाव किया गया, इसे पूर्णकालिक सदस्य मान लिया गया, बना दिया गया, सदस्य बना दिया गया। अब पूर्णकालिक सदस्य का मतलब है इनको अब वोट देने के अधिकार प्राप्त हो गए। इस प्रकार से विधिक सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। अब वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो वोटिंग होगा उसमें वोट देने का पात्रता इनको प्राप्त हो गई। तो आइए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं पूरे लास्ट पॉइंट को, क्या क्या हुआ। कंपनी के चार्टर एक्ट को अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं। कंपनी को कोई आधिकारिक रूप से समय अवधि नहीं दिया था। इसके पीछे लॉजिक था कि किसी भी समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है भारतीय क्षेत्र पर अपना प्रशासन को पूर्ण नियंत्रित स्थापित कर सकते हैं, कंपनी के जो शासन है उसको समाप्त कर सकते हैं। दूसरी बात थी कंपनी के कंट्रोल। तो कंपनी के कंट्रोल के लिए दो बॉडी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में सदस्यों की संख्या 6 थी, जिनमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बदलाव कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य होते थे, उनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। 18 में से भी 6 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस एक्ट के माध्यम से तय किया गया। इसके साथ साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नए प्रेसिडेंसी बनाने की प्रावधान रखा
गया इस एक्ट के माध्यम से। अब एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में क्या बदलाव आई, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तहत एक नया प्रेसिडेंसी बना दिया गया। प्रेसिडेंसी की संख्या में वृद्धि हो गई और उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार से 3 प्रेसिडेंसी हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन, ये बदलाव किया गया। दूसरा है प्रशासन के क्षेत्र में बदलाव में सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन का प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से किया गया, जिसमें 2 प्रकार के कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, जिसको हम इंपीरियल सिविल सर्विस कहते हैं, जो उच्च पदों के लिए होती थी, उनके लिए ही खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान, जिसमें अब भारतीय लोगों को भी अधिकार प्रदान किया गया कि वो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं चयन के माध्यम से। नामजात का सिद्धांत समाप्त हो गया। सीओडी की जो नियुक्ति का प्रावधान था, उन अधिकारों को, सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति करता था, वो अधिकार अब छीन लिया गया, क्योंकि अब प्रतियोगी परीक्षा होगा तो नियुक्ति डायरेक्ट नहीं हो सकती। इसके लिए एक समिति बनाया गया, किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा आयोजन किया जाए 1854 में, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। आगे हम देखते हैं केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटर में भी बदलाव आया। पहले सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंतर्गत, केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को ही कार्यकारिणी परिषद कहते थे। वही जो है पूरे भारत के लिए कानून बनाते थे। अब इसमें एक नया चीज जोड़ दिया गया, लेजिस्लेटर लोगों को जोड़ दिया गया, 6 लोग को, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता था? ब्रिटिश संसद के द्वारा होती थी। और ये दोनों मिलाकर के एक विधान परिषद का रूप ले लिया, जिसको हम भारत विधान परिषद कहते हैं। एक लघु संसद की स्थापना हो गई। जब अब कंपनी के जो कार्य हैं उनको विभाजित कर दिया गया, एक प्रशासनिक कार्य और दूसरा है विधायी कार्य। प्रशासनिक कार्य के लिए गवर्नर जनरल और उसके जो परिषद है वो देखते थे, जिनमें 6 सदस्य थे। विधायिका कार्य करते थे तो ये 12 सदस्य हो जाते थे, जिसके अंतर्गत ये 6 लेजिस्लेटर और 6 गवर्नर जनरल की परिषद मिलाकर के एक विधान परिषद का रूप धारण कर लेता था। और जब विधान परिषद का रूप धारण करता था तभी वो विधायी कार्य को संपन्न करते थे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रावधान। प्रांतीय विधायिका में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। उन्हें कानून बनाने का अधिकार पहले भी प्राप्त नहीं था और अब भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कानून बनाने का काम केवल केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटर का ही काम है। अब दूसरा चीज है राजस्व में देखते हैं, तो राजस्व में भी कोई बदलाव नहीं है। राजस्व के 2 स्रोत थे, एक तो ब्रिटिश भारत क्षेत्र से जो भू राजस्व प्राप्त होते थे वो, और दूसरा थी नमक कर। इनकी 2 प्रमुख स्रोत थे रेवेन्यू का। इसमें कोई बदलाव नहीं है। विधि सदस्य में बदलाव किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से चौथा विधिक सदस्य जोड़ा गया था, जिन्हें पूर्णकालीन सदस्य नहीं माना गया था। इस एक्ट के माध्यम से पूर्णकालीन सदस्य बना दिया गया और पूर्णकालीन सदस्य बनाने के बाद इनको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये हुआ आज का टॉपिक पूर्ण। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और अधिक जानकारी के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखना चाहिए, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, तो शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।